अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, लखनऊ के भीतर एक बहुमंजिला इमारत का गिर जाना, ताश के पत्ते की तरह उसका अचानक से ढेर हो जाना, यह अपने आप में बहुत बड़े खतरे का संकेत है। एक अधोमानक तैयार की गई बिल्डिंग, एक गैर कानूनी तरीके से तैयार की गई बिल्डिंग, खराब तरीके से तैयार की गई बिल्डिंग के नीचे दबकर 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई और 16 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। बिल्डिंग जिस तरह से ढही है वो देखकर ही मन कांपता है। लेकिन तारीफ करनी होगी रेस्क्यू टीम में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों की, जिनकी बहुत कठिन मेहनत के चलते 16 कीमती जिंदगियां बच गई। लेकिन कौन सा वो गठजोड़ है बिल्डर, माफिया और पुलिस के बीच कि इस तरह की अवैध इमारतें लगातार हर शहर में उग रही हैं, बिक रही हैं, लोग मर रहे हैं, रह रहे हैं। आज की परिचर्चा हम इस विषय पर केंद्रित करेंगे। बहनों भाइयों, लखनऊ के भीतर जो कुछ भी घटना घटी उससे पूरे देश भर में बहुत लोग दहल गए, डर गए। और विशेष तौर पर राजधानी लखनऊ और बड़े शहरों में उत्तर प्रदेश के लोगों के मन में भय बैठ गया है कि जिन मल्टी स्टोरीड अपार्टमेंट में वो रहते हैं, अगर वो अधोमानक यानी सब स्टैंडर्ड और ख़राब निर्माण किया गया तो एक दिन ज़मींदोज भी हो सकते हैं। और ऐसा गिरेंगे कि आपकी संपत्ति तो जाएगी, आपकी ज़िंदगी भी रिस्क में पड़ सकती है। इसलिए मैं फिर कहूँगा कि जब भी कोई मकान खरीदें, कि जब भी कोई फ्लैट खरीदें, ये तसल्ली कर लें कि वो प्राधिकरणों से, नियामक अथॉरिटीज़ से प्रॉपर एनओसी, प्रॉपर अप्रूवल, नक्शा पास लीगल है या नहीं है। और अगर नहीं है बहनों भाइयों, तो अपनी ज़िंदगी को रिस्क में मत डालिए। लखनऊ के वजीर हसन रोड यानी जो हजरतगंज का मुख्य इलाका है, वहाँ तकरीबन 4000 स्क्वायर फीट पर एक 5 मंजिला इमारत खड़ी की गई थी। और इस इमारत में 12 से ज़्यादा फ्लैट तैयार किए गए थे। और वहाँ रह रहे परिवारों को कल 6:30 बजे अचानक से पूरी बिल्डिंग ऐसे ढही कि लोगों ने कल्पना ही नहीं की थी। जिस वक्त लोग घरों में आराम कर रहे थे, टेलीविज़न देख रहे थे, बातें कर रहे थे, अचानक से पूरी बिल्डिंग का ज़मींदोज हो जाना, ये अपने आप में बड़ी विपत्ति और बड़ी, वो भी हजरतगंज के भीतर इस तरह से एक बिल्डिंग का गिरना, ये बहुत ही ख़तरनाक है। उन बिल्डिंगों का सोचिए जो और इससे ज़्यादा ऊंची बनाई गई हैं और जिसमें मानक पूरे नहीं किए गए हैं। सबसे दुखद पहलू इस पूरी घटना के क्या है, जिशान हैदर, उनके भाई अब्बास हैदर और आमिर हैदर उनके पिता, लखनऊ के मानिंद लोगों में से एक हैं। पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और लखनऊ के इज्जतदार परिवार में से एक हैं। उनके घर बहनों भाइयों, जो अब्बास हैदर के घर विपत्ति आई है, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि दुखों का कितना बड़ा पहाड़ उनके ऊपर टूट पड़ा। उनकी पत्नी और माँ का निधन हो गया, अब्बास हैदर की। उनकी माँ मलबे के भीतर फंसी, उनकी मृत्यु हुई। और जीशान और अब्बास की पत्नी उज़मा भी उसी मलबे के भीतर फंसी। और जब तक उनको रेस्क्यू करके आज बाहर निकाला जाता, उज़मा की मृत्यु हो गई। बहनों भाइयों, 2 मौतें अब तक रिपोर्ट हो चुकी हैं, 16 से ज़्यादा लोग घायल हैं। और उससे भी ज़्यादा दुखद बात यह है कि इनका संपत्ति भी चली गई, इनका घर भी मिट गया, इनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई, इनकी माँ की भी मौत हो गई। अब जनाजा जाए कहाँ? घर ही नहीं है। माँ और पत्नी की मृत्यु, 5 साल का बच्चा है। आप कल्पना करिए कि कितनी बड़ी पीड़ा से हैदर परिवार गुजर रहा होगा। ये एक बेहद भावुक क्षण है और किसी के भी परिवार के लिए एक क्षण में सब कुछ तबाह हो जाने जैसा है, बर्बाद हो जाने जैसा है। आंखों के सामने अंधेरा और आगे कुछ दिखाई नहीं देने वाली स्थिति होती। अकल्पनीय दर्द से गुजर रहा है ये परिवार। तो कौन है इसका जिम्मेदार? और उन जिम्मेदारों के खिलाफ अब तक कठोर से कठोर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और बाकी भी ऑडिट किया जाना चाहिए कि और कौन कौन सी बिल्डिंग है जो जरा सा भी झटका लगने पर ताश के पत्ते की तरह ढह जाएंगी। हैं ऐसी बिल्डिंग? तो क्या इस घटना के बाद हमने कोई सीख लिया, सबक लिया? नहीं, क्योंकि इस घटना का जो मुख्य 2 आरोपी तो अब तक पकड़ लिए गए हैं। उनमें एक शाहिद मंजूर का बेटा नवाजिश भी है, एक तारिक भी है, और दूसरा इस घटना का जो मुख्य कर्ता धर्ता है, जो यजदान बिल्डर का ओनर है, फ़हद यजदान, वो अब तक फ़रार है। फ़हद यजदान के ऊपर आरोप है कि उसने लखनऊ के भीतर 10 से ज़्यादा बड़ी अवैध इमारतें खड़ी करके ऐसे अवैध फ्लैट बेचे जहां लोगों की ज़िंदगी मुश्किल में पड़ी। और अभी पिछले महीने, आपको याद होगा, 2 महीने पहले यजदान बिल्डर की एक बिल्डिंग को पूरी तरह से एलडीए ने ध्वस्त कर दिया था। और यजदान की सिर्फ एक नहीं, 10 बिल्डिंग है जहां रह रहे लोगों की जान इस वक्त खतरे में है।
फैद यजदान का अब तक गिरफ्तार न किया जाना भी कई प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है। हम आज यहाँ ये चर्चा करेंगे कि जो भी नियामक प्राधिकरण हैं, चाहे वो लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी हो या अन्य डेवलपमेंट अथॉरिटी जो अन्य शहरों में हैं, क्या वो अपनी भूमिका का सम्यक निर्वहन कर रहे हैं? जवाब है नहीं कर रहे हैं। अकेले लखनऊ के भीतर 28,000 से ज़्यादा इलीगल अवैध इमारतें खड़ी हुई हैं। सिवाय नोटिस देने के, सील करने के, उगाही के अलावा प्राधिकरण के पास और कोई दिलचस्पी नहीं है। जो कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं उनको परेशान भी किया जाता है और जो गैर कानूनी अट्टालिकाएँ खड़ी किए हैं उनसे वसूली हो रही है। और स्थानीय पुलिस की भी इसमें प्रॉपर भूमिका होती है, वरना ये 5 माले की बिल्डिंग कैसे बन गई ये भी सवालों के घेरे में, नक्शा पास नहीं। ये बिल्डिंग तो एक उदाहरण है जहाँ घटना हो गई बहनों भाइयों में, ऐसे सैकड़ों और हजारों की तादाद में आप सब लोग भी स्वयं देखते होंगे और आप सब भी इस चीज़ों से दो चार हुए होंगे। आखिर इसका इलाज क्यों नहीं है? लेवाना कांड के बाद हमने ये सोचा था कि शायद कुछ इस पर कुछ एक मॉड्यूल तैयार होगा, कोई मसले निकलेंगे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि प्राधिकरण या अथॉरिटीज या सरकारें एक घटना के बाद कुछ इंस्ट्रक्शन देकर आगे बढ़ जाती हैं। अवैध निर्माण करने वालों का हौसला बढ़ा रहता है, मामूली धाराओं में इनके खिलाफ कार्रवाई होती है और इन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगता। नतीजा, लोगों की जिंदगी खतरे में है। इतनी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ कि अब जब भी प्रॉपर्टी खरीदिए, दिमाग खोल कर करिए, समझदारी से करिए, लालच मत करिए कि सस्ते में कोई चीज़ मिल रही है। सस्ते में मिलने का चक्कर में आपने देख लिया क्या हुआ। जब भी किसी कोई प्रॉपर्टी खरीदिए उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन चेक करिए, उसके भू अभिलेख चेक करिए, उसकी क्वालिटी चेक करिए, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी कैसी है, प्रॉपर एनओसी लीजिए, प्रॉपर ये चेक करिए कि प्राधिकरणों से नक्शा पास है कि नहीं है, फायर की एनओसी है या नहीं, और कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी कैसी है। अगर इन सब चीज़ों से आप तसल्ली बख्श हों तभी आप उस प्रॉपर्टी को खरीदें, वरना अपना और अपने परिवार की ज़िंदगी को रिस्क में डालने वाली बात होगी, जो कुछ बेहदर परिवार ने झेला है। मैं चाहता हूँ कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, 2 लोगों की इसमें मृत्यु हुई है और जो ह्यूमन लाइफ होता है वो बहुत प्रेशियस होता है, किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए और ख़ास करके इन परिस्थितियों में तो बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। हम सब लोग अपना कानून का पालन करें तो इस तरह की बात ना हो। 323, 308, 420, 120 बी और 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट का अभियोग 3 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध कायम हुआ है। एक है मोहम्मद तारिक, दूसरे है नवाजिश शाहिद और तीसरे है फरहद याजदानी। बस घर पे थी शाम को तकरीबन, बस अपनी बिल्डिंग मतलब छत पे 4th फ्लोर पे मेरा घर था। 4th फ्लोर पे जैसे ही बस खड़ी पानी की बोतल लेके अपने आप बिल्डिंग पूरी वाइब्रेट होते होते नीचे गिर गई। दूसरी जिंदगी समझ लीजिए सर मिली मेरे को। ये सर हम वहाँ खड़े जैसे औजार उठाने से चले वैसे पत्थर एक भड़ाक से ऊपर से गिरा। ये घटना अपने आप में सबको बहुत अलर्ट कर गई है, सबको हैरान कर गई है। और जो लोग भी मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में रह रहे हैं उनसे मेरी अपील है कि अपनी अपनी बिल्डिंग्स का ऑडिट ज़रूर करवाएं कि उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, वो कितना भूकंप झेल सकती है, कितने झटके झेल सकती है, कितने वाइब्रेशन को बर्दाश्त कर सकती है और उसका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी है। ये ज़रूर आप लोग अगर अपनी अपनी सोसाइटीज़ में रहते हो तो अपने RWAs को या फिर सोसाइटीज़ को ज़रूर फोर्स करें कि वो इसका ऑडिट ज़रूर कराएं। संजय चौधरी हैं मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और NDRF के फॉर्मर DIG नवीन भटनागर इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। DP सिंह कांग्रेस से हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं, फ़खरुल हसन चांद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और अफसोस की बात यह है कि समाजवादी पार्टी के ही प्रवक्ता अब्बास हैदर की पत्नी और मां का निधन इस घटना में हुआ है। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। संजय चौधरी जी, जो कुछ भी घटना हुई है बेहद अफसोसनाक है और इस तरह से अवैध इमारतों का एक पूरा सिंडिकेट है, बताने की आवश्यकता नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में और आज से नहीं बहुत लंबे समय से चल रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकारें इस मामले में कोई गंभीर रुख क्यों नहीं अख्तियार करती हैं और इस पर प्रॉपर एक ठोस पॉलिसी बनाने में क्या परहेज है? ब्रजेश भाई, लखनऊ की घटना है, दुखद घटना है, हम सब उसके लिए अपनी पूरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। और लखनऊ में इन बढ़ती हुई बिल्डिंगों पर और इसके पीछे के कॉकस को आपने भी बहुत नज़दीक से देखा होगा। इसमें बिल्डर हैं, बनाने वाले हैं, प्राधिकरण है, लेकिन इसमें एक अपराध भी एक बहुत बड़ा तत्व है। लखनऊ में बीते सालों के अंदर अपराध के समन्वय के आधार पर जो ये बिल्डिंग्स बनी हैं,
इसका एक पूरा नेक्सस है और इस नेक्सस ने क्या किया है, इसमें कहां से पैसा आ रहा था, उसके पीछे कौन इन्वॉल्व थे और नियमों को किस तरह से राजनीतिक आधार पर भी दबाव पड़ा और उसके आधार पर एक विकसित तंत्र खड़ा हुआ है। और इसके पीछे से इस तंत्र को तोड़ने के लिए आवश्यक है कि इसमें से अपराध के तंत्र को, जिसके दबाव के आधार पर राजनीति भी, जिसके आधार पर संस्थाएं भी, जिसके आधार पर प्राधिकरण भी, जिसके आधार पर पुलिस भी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए कहीं कहीं शिथिल हो जाया करती थी, उस अपराध के नेक्सस को जब तक नहीं तोड़ा जाएगा तब तक इस प्रकार के तंत्र को नहीं तोड़ा जा सकता। और मैं समझता हूं कि इस अपराध के तंत्र पर लगाम लगाने के लिए ही सरकार ने बड़ी मुस्तैदी के साथ काम किया है। बात नंबर 2, जिस प्रकार से हमने देखा है कि वहां के आवंटी अगर अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं, तो हमने देखा है कि नोएडा जैसी जगह पर बड़ी अथॉरिटी में बने हुए बड़े बड़े अपार्टमेंट्स भी, अगर वहां के आवंटी सक्रिय हैं तो वो भी नियमों के विरुद्ध अगर हुए हैं तो उनको गिराया गया है। निश्चित रूप से जिस बात के आधार पर आपने अपनी बात को शुरू किया था कि आवंटी जब लेने जा रहा है, वो अगर देखता है कि 9 इंच के पिलर पर बने हुई इमारत में रहना वो मंजूर कर रहा है, तो इसमें उसकी भी निष्क्रियता, उसकी भी इन नियमों को देखकर, अपनी नंगी आंखों से देखकर अगर उसे वो स्वीकार कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका भी एक पार्ट है जो इस प्रकार की घटनाओं को मोटिवेट करता है। मैं समझता हूं कि सक्रियता आवश्यक है, इसमें हमारी तत्परता आवश्यक है, और जिस प्रकार के बिल्डिंग में जा रहे हैं उस प्रकार की बिल्डिंग को लेने के लिए सारे ठीक है, उसके जो प्रमाण है वो चाहे। लेकिन ऐसे में आप कोई विपक्ष के नेता नहीं है, आप सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता हैं, आपको ये बताना पड़ेगा कि सरकार सिर्फ इस एक मामले पर कार्रवाई कर रही है या कोई ड्राइव चलाएगी ऐसी इलीगल इमारतों के खिलाफ, ताकि बाकी लोगों की जिंदगी तो बचाई जा सके। कोई ड्राइव चलाने की योजना है? नहीं, सरकार ने इसीलिए रेरा को बनाया है, और रेरा में जब इस प्रकार का सारा प्रोजेक्ट आए तो मुझको लगता है लोगों को देखना चाहिए कि हमारी बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग को हम खरीद रहे हैं, हमारा अपार्टमेंट उस रेरा में रजिस्टर्ड है कि नहीं है। तो मुझे लगता है कि मुस्तैदी के आधार पर अगर वो अपने अपार्टमेंट को लेने के पहले सारे उसके जो नियम कानून, जिस भूमि पर बना है वो भूमि अर्जन में तो नहीं है, वो भूमि शत्रु संपत्ति में तो नहीं है, वो भूमि आवासीय है या आवासीय नहीं है, उसमें एकल आवास बन सकता है या अपार्टमेंट नहीं बन सकता है। मैं आपकी भावना समझ गया, इसको भी देखने की लेकिन जो बनी हुई है बिल्डिंग जिनमें लोग काबिज हैं और अवैध हैं, ऐसी इमारतें चिन्हित हैं, प्राधिकरणों में चिन्हित हैं, उनके खिलाफ ड्राइव चलाने में क्या कठिनाई है? एक पॉलिसी बनाइए, वो पॉलिसी के अकॉर्डिंग कार्रवाई हो जाए। निश्चित रूप से इस प्रकार की मैं देख रहा हूं कि लगातार इस प्रकार के काम हो रहे हैं, और इसी लखनऊ में इसी बिल्डर ने एक बड़ा अपार्टमेंट बनाया था, उसको गिरते हुए भी हम लोगों ने देखा है। लेकिन बहुत दिनों से बने हुए कॉकस को तोड़ने में समय लगता है, और सरकार उसके लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हमने मुस्तैदी मैं वैसे जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के कर्मी वहां लगे, मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत मेहनत की और 36 घंटे लगातार काम करके 16 जिंदगियां भी बचाईं। वो निश्चित तौर पर अभिनंदन और धन्यवाद के पात्र हैं कि 16 लोगों को वो निकालने में कामयाब रहे। ये ग्रेट इफर्ट। नहीं, निश्चित रूप से वो टीम भी और सरकार ने भी पूरी मुस्तैदी के साथ वहां उप मुख्यमंत्री थे, वहां नगर विकास के मंत्री थे, सेना भी वहां पर पहुंच गई थी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी वहां थी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट सेंसिटिव इक्विपमेंट्स के बेस पर उन्होंने ड्रिलिंग करके वहां पर कहीं भी अगर धड़कन की आवाज, संजय जी ये मुनासिब वक्त है कि उत्तर प्रदेश की सरकार एक ड्राइव चलाए और ऐसी लीगल इमारतें पर कठोर कार्रवाई हो जो लोगों ने तैयार की हैं, और ध्वस्तीकरण का कार्रवाई भी हो। मैं फखरुल हसन चांद को आमंत्रित करता हूं डिबेट में, समाजवादी पार्टी के हैं। फखरुल हसन, मुझे बेहद अफसोस है कि आपके कुलीग और आपके सहकर्मी, आपके साथी प्रवक्ता की मदर और उनकी वाइफ की इस बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मौत हुई है। आप इस घटना के बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, हम सबसे पहले तो उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं,
और हमारे साथी, हम कल रात से, जब से कल शाम से वो घटना हुई, मैं वहीं पे था और हम बिना सोए हम लोग सुबह तक वहाँ रहे, जब तक कि दोनों की बॉडी वो मिल नहीं गई। हम लोगों को बहुत उम्मीद थी, बहुत आशा थी, क्योंकि सुबह 7 बजे तक हमारे साथी हैदर अब्बास से फ़ोन पे बात हुई थी और आखिरी जो बात हुई थी ये हुई थी अपनी पत्नी से, जो उनकी बात हुई कि घुटन बहुत हो रही है, सांस लेने में अब बहुत तकलीफ हो रही है। अच्छा, टेलीफोनिक संपर्क था जब वो मलबे के बात भीतर हुई, दफन? बात हुई, आखिरी पर फोन बात हुई, वो जिंदा थी सुबह तक। और एनडीआरएफ की टीम को हम बधाई देते हैं कि बहुत से लोगों की जान बचा ली, लेकिन हम बहुत अफसोस के साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमारे साथी ने भी कहा कि जहाँ पे अब्बास ने कहा कि ये मेरा पेंट हाउस है, मैं जानता हूँ कि मेरी फैमिली कहाँ पे है और कहाँ पे हो सकते हैं, मेरी बात हो रही है, तो जहाँ पे ड्रिल करने के लिए कहा गया वो सुबह रात में 10 बजे कहा गया, नहीं माना गया और हम 4 फ्लोर नीचे तक चले गए। लेकिन हमारे साथी की जो फैमिली ऊपर के फ्लोर पे थी, पेंट हाउस पे थी, उसको निकालने के लिए हम सुबह, जहां पर ये जिस मलबे पे थी, ये ऊपर के फ्लोर पे मलबे के नीचे थी या ब्रिजेश बॉटम में थी? ब्रिजेश भाई ये ऊपर के फ्लोर पे थी और उनको निकालने के लिए हमारे साथी ने, आप पत्रकारों से बात करते हुए भी इस बात को कहा कि मैं बार बार अनुरोध कर रहा था कि आप यहाँ पे निकाल लीजिए, यहाँ पे ड्रिल कीजिए, हमारी फैमिली यहीं पे होगी। और जब सुबह 10 बजे उस जगह पे ड्रिल किया गया तो वहीं से उनको वापस निकाला गया। लेकिन हमें बहुत अफसोस है कि वो आज हमारे बीच नहीं है। पर मैं जानना चाहता हूं कि अब इस तरह की घटनाएं किसी और परिवार के साथ ना हो, तो एक पॉलिटिकल पार्टी या अपोजिशन होने के चलते आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, जो सत्तारूढ़ दल की भी हैं तो आपकी भी हैं, कि लोगों को अवेयर करें कि इस तरह की चीज़ें ना हों और ऐसी चीज़ों की मजम्मत हो, ऐसी चीज़ों को से डिस्टेंस मेंटेन की जाए। नहीं, निस्संदेह जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उन पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और भारतीय जनता अभी फहद यजदान कहाँ अरेस्ट हुआ, बताइए मुझे? नहीं, जो नवाजिश के अलावा कोई नहीं अरेस्ट हुआ अभी? नहीं, अब मैं तो कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताए कि वो कब अरेस्ट होंगे, उन पे क्या कार्रवाई होगी। और उस यजदान का पता है आपको? लखनऊ में पता करिए, 8-10 बिल्डिंग है उसकी। नहीं, अभी तो एक ध्वस्तीकरण हुआ, एक ये गिर गई, 8 खड़ी है बिल्डिंग उसकी। ब्रिजेश जी बिल्कुल पता है, उनका रिकॉर्ड भी बिल्डिंगों को फौरन चेक कराया जाए जो यजदान बिल्डर ने। नहीं, बिल्कुल महानगर है लखनऊ में एक जगह, वहां भी उसकी एक बिल्डिंग एलडीए ने सील कर रखी है। ब्रिजेश जी वो भी कैसा आदमी है ये, कैसा बिल्डर है जो सिर्फ 2 नंबर ही काम करता है? ब्रिजेश जी बिल्कुल जानकारी है उनके बारे में भी, लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी के कह रहे थे, साथी हमारे कह रहे थे, तो जब कहीं पे एलडीए कार्रवाई, कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, इस पर मिलकर आप लोग ड्राइव चलाइए और आप डिमांड करिए कि इस पर इलीगल ड्राइव चले। नहीं, पूरी ड्राइव चले और इसको ध्वस्तीकरण हो, कोई भी हो। नहीं ब्रिजेश जी, बीजेपी का हो, सपा का हो, बसपा का, कांग्रेस, कोई हो। मैं तो तैयार हूं, मैं तो खुले मन से कहता हूं कि अगर कहीं कोई इलीगल बिल्डिंग है, बगैर नक्शे की बिल्डिंग है, तो आप उस पे बुलडोजर चला दिए। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव है? हमने लखनऊ के जानकीपुरम में देखा था, जब एक होटल को गिराने के लिए एलडीए की टीम गई थी, तो यहीं लखनऊ के एक विधायक सामने खड़े हो गए थे, बिल्डोजर की हिम्मत नहीं थी, वो वापस हो गए थे। को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ नवीन भटनागर मौजूद हैं, एनडीआरएफ के फार्मर डीआईजी हैं। भटनागर जी, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहता हूं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अपने जवानों का, जिन्होंने अथक मेहनत करके, परिश्रम करके, बहुत अपनी जान की बाजी लगाकर 16 लोगों की जान बचाने में कामयाब रहे। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इस तरह के ऑपरेशंस कितने डिफ़िकल्ट होते हैं आप लोगों के लिए और उन्हें आप कैसे हैंडल करते हैं? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया, क्योंकि इस टाइप के ऑपरेशन अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टाइप के होते हैं। एग्जैक्टली। यहाँ पर जो बिल्डिंग गिरी है, तो इसके अंदर क्या होता है कि 5 मंजिला इमारत जैसा बताया गया है वो गिरी है, और उसके गिरने से क्या होता है कि लोग समझ नहीं पाए कि हुआ क्या है, ना भाग पाए, ना अपने को बचा पाए, ना कोने में बैठ पाए, और एकदम ही सडनली हो गया। तो नेचुरली ऐसे में कैजुअलिटीज बहुत होती है। लेकिन इसमें कुछ अच्छा था कि इस बिल्डिंग के अंदर जो है ये आपका कंक्रीट का बिल्डिंग थी और मजबूत सरिये पड़े हुए थे, जिससे लोगों को सेफ प्लेस मिल गया। जो ऐसे दौरान क्या होता है कि सीमेंट, बालू और इस टाइप की चीज़ें जो गिरने के टाइम में जो डेब्रिस गिरती हैं, उसमें जो है सांस लेना मुश्किल हो जाता है, आंखों से दिखाई नहीं देता है, और रेस्क्यू पार्टी भी अंदर जाती है, उसको भी डिफिकल्ट होती है। तो जो अंदर रहते हैं बहुत से लोग, अगर मान लीजिए उनको सेफ प्लेस मिल गया, एयर पॉकेट मिल गई, तो वो थोड़ी देर वो अपना को सस्टेन कर सकते हैं और उनको आराम से निकाला भी जा सकता है।
लेकिन ऐसे कंडीशन में जैसा कि ये लखनऊ में अभी हुआ है, इसीलिए कुछ लोग बेसमेंट वगैरह भी ऐसे प्लेस में रह गए और उनको बचा लिया गया। बाकी लोग जो बोल्डर्स और जो चीजें गिरी हैं उनसे घायल हुए हैं और बहुतों को काफी चोटें आई हैं। तो क्या ये आपको जो लगता है कि इस तरह के ऑपरेशन से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को निपटने के लिए और हाईली इक्विप्ड, हाईली टेक्निकल बनाया जाना चाहिए, ज़्यादा एडवांस स्टेज की ट्रेनिंग हो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन लाइफ को सेव कर सकें? ये हमारे पास है, एनडीआरएफ के पास है, हमारे पास लाइफ लोकेटर्स हैं। हम लोग पता लगा लेते हैं कि कहाँ पर जिंदगी है। हमारे पास स्नीफर डॉग्स हैं जो सूंघ कर पता लगा लेते हैं कि बॉडी कहाँ पर है या घायल व्यक्ति कहाँ पर है। इसके अलावा हमारे पास हाई रेजोल्यूशन के कैमरे हैं, एक्सरे डिवाइसेस हैं और इसके अलावा जो है हम लोग इस चीज़ में ऐसा माहिर हैं, खास तौर से एनडीआरएफ की बात कह रहा हूँ मैं। तो हम लोग इस चीज़ में माहिर हैं। अच्छा, जैसा अभी एक हमारे साथी बोल रहे थे कि है ना, हम बता रहे हैं कि वहाँ पर है, वहाँ पर जाके देखो। इनके बताने से नहीं होता, हमारे पास हमें देखना होता है। मान लीजिए हम जल्दबाजी में अंदर चले गए जहाँ ये बता रहे हैं और इमीडिएटली दूसरा डेबरी या दूसरा पिलर या और बिल्डिंग हमारे ऊपर भी गिर गई तो हमारे लोग भी साथ में दफन हो जाएंगे। तो हमें बाकायदा पूरा सर्वे करके मशीनों की मदद से और सब चेक करके तब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या हम लोग कुछ ऐसा प्लान कर सकते हैं कि हम लोग ऐसे हाई रेजोल्यूशन कैमरे लाएं जहां हम एक एक्सरे इमेज डेवलप कर सकें और समझ सकें कि ह्यूमन बॉडी अगर कोई जीवित है तो कहाँ पर है, यदि किसी के साथ कोई हादसा हुआ है, स्कैन कर सकते हैं हम लोग पूरी बिल्डिंग को? हाँ, हमारे पास है ना लाइफ लोकेटर है, इससे पता कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है सर्वे करते हैं और उसके बाद तब बिल्डिंग में, और डॉग्स हैं और बहुत सी टेक्निक है अभी हमारे पास। अभी हम लोग बहुत एडवांस हो गए हैं जी। अभी हम लोग बस आई मस्ट अप्रिशिएट जो भी मेहनत एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने की है, रिमार्केबल है सर। मतलब मैं बहुत ही सराहना करता हूं कि 16 लोगों की ज़िंदगी बचाने में कामयाब रहे। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हादसा जितना भयानक था और बिल्डिंग जिस तरह से ढही है, उसको देखकर तो किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं सर। उस ऑपरेशंस को चलाना ही अपने आप में बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था और मैं इसके लिए बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इतने लोगों की जान बची। और बहुत अफसोस है कि हैदर परिवार में 2 कैजुअलिटी भी हुई। डीपी सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। डीपी सिंह, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आमीन हैदर आपकी पार्टी के नेता हैं जिनके परिवार के साथ ऐसी घटना हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आमिर हैदर साहब अब स्वस्थ हैं। ब्रजेश भाई, निश्चित तौर पर बहुत ही बेहद अफसोसजनक घटना हुई है। कल जो ये बिल्डिंग जो हादसा हुआ है उसमें कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठतम नेता आमिर हैदर साहब का परिवार जिस तरीके से 2 कैजुअलिटीज हुई हैं, आमिर हैदर साहब की बेगम साहिबा का और अब्बास हैदर साहब जो हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, छोटे भाई जैसे हैं, उनकी पत्नी जो उनका भी निधन हुआ है। बहुत वरिष्ठ पत्रकार थी वो। और निश्चित तौर पर पूरी कांग्रेस पार्टी, हम अभी यहाँ आपके यहाँ आने से पहले मैं सिविल हॉस्पिटल में भी गया था, उनके बच्चे को देख के आए हैं और बहुत ही दुखद घटना है। हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी जी और सारा कांग्रेस पार्टी वहाँ पे था और निश्चित तौर पे ये ऐसी घटनाएं आगे ना हो। डीपी सिंह, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? कमी जो है हमेशा। कोई सुझाव आपके पास कि हम लोग इसे रोक सकें आगे? आदरणीय ब्रजेश जी, आपने इंट्रो में जिस तरीके से एक निष्पक्ष पत्रकारिता और एक सच्चे पत्रकार की हैसियत को निभाते हुए आपने इतनी ईमानदारी से, चाहे वो एनडीआरएफ को उन काम की सराहना किया हो, चाहे वो जनता को आगाह करने का कि कैसे कैसे जिस तरीके से बिल्डिंगों में वो खरीदते हैं उसके पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए, खरीदने के पहले, ये सारी चीज़ों को आपने बहुत ही सुंदर तरीके से अपना एक सच्चे पत्रकार होने का धर्म निभाते हुए आपने लोगों को आगाह किया है। निश्चित तौर पे इसमें कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अभी हमने कुछ महीनों पहले देखा है जिस तरीके से लिवाना सूट्स में हादसा हुआ और वहाँ पे
कई नहीं, मैंने casualties हुई, संजय कई चौधरी जी से एक महत्वपूर्ण बात लोगों के कही जाने गए और उसके इस पर सब लोग सहमत बाद होंगे में- कि हम जी। एक ड्राइव स्टार्ट करें ऐसी लीगल इमारतों को ध्वस्त करने की, और जो लोग भी ने बनाए इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये भी ब्रजेश जी आपका बहुत ही सराहनीय सलाह थी, मगर दुख इस बात का है कि इतने महत्वपूर्ण सलाह उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठतम पत्रकार के द्वारा दिया गया, जो भाई संजय चौधरी जी जो इनका सरकार है, इस पर जरा सा उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अभी मैं कहना चाहता हूं कि जब लिवाना सूट्स का हादसा होता है, तब चाहे वो एलडीए हो, चाहे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो फायर विभाग हो, चाहे वो नगर निगम हो, सब लोग देखने में आया कि पिछले एक हफ्ते आप तक चाहते हैं भाग कि दौड़ एक करते ड्राइव रहे। चलाई जाए और और लीगल उस इमारतें बिल्डिंग तोड़ को दी जाएं, डिमोलिश करने की भी बात आई, और जो लोग निश्चित इसमें तौर शामिल पे- हैं निश्चित उनको तौर गिरफ्तार कर पे- लिया जाए। निश्चित तौर पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत और शुक्रिया आपका सरकार डीपी को सिंह। मैं संजीदा डिबेट के होकर दूसरे के चरण में आपके अपनी बाकी विचारों जिम्मेदारी को को सम्मिलित करूंगा। निभाते हुए मेरे साथ रोहित अग्रवाल मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं और उनकी पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष। बहुत शुक्रिया आपका रोहित। ये लखनऊ की जो कुछ भी घटना हुई है बहुत ही हृदय विदारक है, कई मायनों में बहुत डराती भी है। लोगों को मैंने बताया भी कि किस प्रकार को आपको एनओसी मांगनी चाहिए, देखना चाहिए। इस घटना को लेकर आप क्या ओपिनियन रखते हैं? देखिए ब्रिजेश जी, एक चीज़ से तो मैं बड़ा दुखी होता हूँ बार बार कि जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो सरकार बचाव में क्यों खड़ी हो जाती है अपराधी के। जब भी कोई ऐसी घटना होती है, अभी संजय चौधरी जी का बयान सुन रहे थे, ऐसी जलेबी कसी इन्होंने, ऐसी जलेबी कसी। एक सत्ता के प्रवक्ता होने के नाते आपको खाली ये नहीं बताना है कि हमने क्या किया। भाई क्राइसिस मैनेजमेंट आपने किया, क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम बनी हुई है, सब टीमों ने काम किया, उसकी सराहना होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। परंतु आप हमेशा बचाव में क्यों उतर आते हैं अपराधियों के? ब्रिजेश जी, आपको याद होगा, आपके चैनल ने ही, खैर आपको याद क्या, आपके चैनल ने ही एक मुहिम चलाई थी जिसमें आपने दिखाया था 30,000 बिल्डिंगें जो है अवैध हैं लखनऊ के अंदर। लखनऊ के भीतर ही किसको नहीं पता है ब्रिजेश जी? छोटी बड़ी हम कह रहे हैं भाई हमें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, ठीक है ना, हमें विपक्ष को कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। अरे खुद भारतीय जनता पार्टी के संजय चौधरी बैठे हुए, संजय चौधरी लखनऊ के बहुत पुराने बाशिंदा हैं और इनको एक एक गली गली में पता है कौन कौन सी इमारतें इनलीगल बनी हुई हैं। इन्हें कैसे पता? अरे बिल्कुल पता है, ये सबको कोई पता है LDA विजय जी, हैं? मुझे पता है, इनको पता है, यहाँ चांद साहब बैठे हैं उनको पता है, डीपी सिंह बैठे हैं उनको पता है, वीरेंद्र भाई बैठे आपके सामने हैं फ्रेम में, कि जिससे कहिए उससे पूछ लीजिए। जो आप महानगर का जिक्र कर रहे हैं, वहां पे ड्रिल तक हो चुका है एलडीए द्वारा उस बिल्डिंग में। उसके बाद एक फ्लोर और तान दिया गया ड्रिल होने के बाद। अभी 2 दिन पहले पेपर में निकला था, अर्जुनगंज में एक बिल्डिंग है जिसको 19 में एलडीए ने सील किया, उसके बाद पूरी बिल्डिंग बन के खड़ी हो गई। और सबसे मजे की बात, जो उसमें मालिक का नाम लिखा है पेपर में, वो मालिक का नाम ही गलत है। मतलब भाजपा का नेता है वो, जिसकी बिल्डिंग है वो, अब वो भाजपा के नेता का नाम लिखने की बजाय किसी और का नाम लिख दिया, XYZ। अब क्योंकि मैं भाई व्यापारियों का भाई नेता हूं तो मुझे पता है, तो मैंने जानकारी की, मैंने कहा भाई साहब आप तो ऐसा काम नहीं करते। तो उन्होंने बताया भाई साहब मेरे से तो कोई लेना देना नहीं है, मेरा नाम पेपर ने लिखा है। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात तो है। इस तरह के क्या कोई गठजोड़ है लखनऊ में या बिल्कुल, दूसरे शहरों नहीं, में? नहीं, असल में क्या है, ये माफिया, जो ये बिल्डिंग माफिया हैं और ये जो अथॉरिटी है, चाहे वो कानपुर डेवलपमेंट हो, चाहे लखनऊ डेवलपमेंट हो, चाहे कितनी भी अथॉरिटी हो, प्लस पुलिस, ये नेक्सस है पूरा, और उस नेक्सस के तहत ये बनाया जाता है। आप खुद सोचिए, 2019 में एक बिल्डिंग सील होती है अर्जुनगंज के अंदर, उस बिल्डिंग वो बन के खड़ी हो जाती है, उसके बाद नहीं बेच भी लेते हैं, 12 possession मंजिल। भी हाँ, दे देते अब हैं। बट ऑब्वियस है, उसके बाद अगर आप ये कहते हो कि साहब कस्टमर, अरे कस्टमर क्या, कस्टमर तो बेचारा अपनी जीवन भर की पूंजी लगा के एक फ्लैट खरीदना चाहता है। अब जब आपकी वो बिल्डिंग बन के खड़ी हो गई, वहां पे रेरा भी अप्रूवल है, आप कह रहे हो जी हमने रेरा बनाया है, रेरा मैं अप्रूवल कैसे सहमत मिला? हूँ। एलडीए जैसी संस्थाएं हो या दूसरे प्राधिकरण, ये सील करके ना वसूली का धंधा वसूली करते का हैं। धंधा करते आप हैं। एक अरे, महीने बाद जाके हेरिटेज देख जोन लो, वो में। बिल्डिंग खुल जाती विजय जी, है और काम हेरिटेज चालू जोन हो में, जाता है। जहां विधानसभा है, जहां पे इनकी बिल्कुल- जवाबदेही तय हो जाए तो अभी सब बदमाशियां बंद हो जाएंगी। मैं तो कह रहा हूं कि भाई जो पिछली सरकारों में बिल्डिंग बनी हो, चाहे आपकी सरकार में बनी हो, अरे कम से कम जो अभी नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको तो रोक लो। जो पिछली सरकारों में बने उनके ऑडिट कर लो आप। भाई उनके अंदर जो बिल्डिंगें रहने लायक नहीं है, जो 9 इंची पिलर पे बनी हुई हैं, उनको कृपया करके खाली पर करवाइए। ये बताओ, ये मेरी समझ में नहीं कि 3800 स्क्वायर फीट की जमीन, 3800 स्क्वायर फीट, 5 मंजिला बिल्डिंग खड़ी हो गई और किसी कोई फर्क नहीं पड़ा। और संजय चौधरी न बता रहे पहले हैं की कि- सरकारों हाँ, को, न इसके पहले की सरकार को, न इस सरकार को। और संजय चौधरी बता रहे हैं कि साहब वहां पे 3 सरकारें निकल गई, वो तनी हुई है बिल्डिंग। नहीं, और सबसे मजे की बात ये है- 3800 स्क्वायर फीट, विजय जी सबसे एकल आवास बन सकता है सिर्फ उसमें। विजय जी सबसे मजे की बात यह है कि वहां पे बेसमेंट में खुदाई चल रही थी और ये सबको पता है। उसकी शिकायत तक की यही हैदर परिवार ने,
जिनके यहाँ 2 कैजुअलिटी हुई है, इन्होंने खुद उसकी शिकायत की कि बेसमेंट के अंदर खुदाई चल रही है। क्यों खुदाई चल रही है? और उसके बाद ये एक नैरेटिव सेट किया गया, साहब कल लखनऊ हिला था, भूकंप आया था, उसकी वजह से बिल्डिंग गिर गई। अरे शर्म आनी चाहिए। और आपसे क्या मतलब है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा सत्ता से मतलब क्या है। अगर कोई भी अपराध कर रहा है तो खुल के बोलो ना, इसने अपराध किया, उसको उठा के जेल में डालो। आप क्यों उसके संरक्षण में उतर आते हो? आप क्यों ये बताने लगते हो कि नहीं साहब ऐसा नहीं हुआ? जो भी एक्चुअल फिगर्स है आप लाओ ना जनता के सामने। हम नहीं जानते क्या बिल्डिंग आपने धक्का देके नहीं गिरा दी? अरे हम चाहते हैं आप कार्रवाई करो। आप बात कर रहे हो बड़ी बड़ी नेक्सेस, ये वो फलाना डिकामा अपराधी नेक्सेस। अरे सबको पता है अथॉरिटी का, पुलिस का और बिल्डर का कितना बड़ा नेक्सेस है, जिसकी वजह से ये चीजें हिल नहीं रही हैं। सबको पता है, एक एक गली गली में पता है कौन सी बिल्डिंग करना चाहिए कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने जो बहुत मेहनत नहीं, उसकी सराहना होनी चाहिए। और क्राइसिस, ये हमारे पूर्व डीजीपी, ये डीजी बैठे हुए हैं उसके, और क्राइसिस मैनेजमेंट इनका काम है, इनको सिखाया गया है, इनकी भर्ती उसी काम के लिए हुई है और इनकी सराहना होनी चाहिए। ये लोग अपनी जान जोखिम में लगा के, जैसे सेना बॉर्डर के ऊपर अपनी जान जोखिम में लगा के सेना की बॉर्डर की सुरक्षा करती है, वैसे ये लोग तो हमारे पाप धो रहे हैं। जो पाप एक्चुअल में जो है ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए हैं। जब ये क्राइसिस आती है तो आप सोचिए, लोग कह देते हैं साहब नेता को कभी कोई आंच नहीं आती। आज नेता के ही घर में 2 लाशें गई जी। तो आप भी सोचिए, ऐसा थोड़ी ना है भाई, कोई खाली अकेला तुम्हारा घर थोड़ी ना है भाई। ऑलराइट, संजय चौधरी जी आपकी बातों का जवाब देंगे। संजय जी, मैं चाहता हूं कि क्रमशः इनके और बाकी विपक्ष के नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने कुछ सवाल आपसे किए, मैं चाहता हूं कि आप उनको जवाब दें, जनता के समक्ष अपनी बात रखें। चूंकि विषय गंभीर था और मृत्यु हुई है, इसीलिए मैं चाहता था कि बातों के राजनीतिक परिपक्ष में अगर हम लोग बात नहीं करेंगे तो बेहतर होगा। मेरे मित्र भी पुलिस के खिलाफ कर रहे थे और मैंने एक फोटो देखा जिसमें लखनऊ के कमिश्नर को 1 साल के कार्यकाल पूरा होने पर हमारे मित्र प्रवक्ता उनको बुके दे रहे थे। यानी पुलिस गड़बड़ नहीं कर रही है, इसके प्रमाण हमारे साथी लोकदल के प्रवक्ता है। अच्छा काम करेगा तो उसकी सराहना करना बुरा है क्या? रोहित आपको सुनना चाहिए, रोहित आपको सुनना चाहिए। आपके बीच में संजय बोले नहीं, आप संजय की पूरी बात सुनिए। संजय की पूरी बात सुनिए, रोहित बोलिएगा मत बीच में। मैं आपकी पूरी बात सुन रहा था। बोलिए बोलिए। और मैं राजनीतिक बात इस महत्वपूर्ण विषय पर करना भी नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि इस पर राजनीति हो, लेकिन राजनीति करने वाले बताएं यह जमीन किसकी थी, और जिसकी जमीन थी उसकी जिम्मेदारी थी कि इस पर जो अपार्टमेंट बन रहा है वो पूरी ईमानदारी से बने, नियमों के हिसाब बने, और जो जो इसके लिए मापदंड है उस खरे मापदंड पर यह जमीन पर अपार्टमेंट खड़ा हो। किस राजनीतिक दल का वो आदमी था? और उसके गठबंधन से अगर यह इमारत खड़ी होती है तो इसका जिम्मेदार कौन था? इसमें राजनीति नहीं है क्या? और राजनीति को बचाने की बात करते हैं। 24 घंटे नहीं हुए हैं, एफआईआर भी है और मुख्य अभियुक्त जिसकी जमीन है वो जेल के अंदर भी है। क्या बात करते हैं? तो बाकी बिल्डर कहां गायब है? जमीन बेचने वाला अरेस्ट कर लिया, बहुत अच्छा काम किया, लोगों की जिंदगी बची, अच्छा काम हुआ। एफआईआर किया ठीक, पर मुख्य आरोपी बिल्डर तो फरार है ना अभी तक। जो भी दोषी है, जो भी नहीं, अभी ब्रजेश भाई कितनी देर हुई है, कितने घंटे हुए हैं? 1 दिन भी नहीं बीता है, 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। 8 बजे की यह भी गिरी है और उसके 8 बजे यानी कि 12 घंटे के पहले जो मुख्य अभियुक्त था वो गिरफ्तार हो चुका है। जिस पर बात करते हैं राजनीति की, किसकी जमीन थी, किस पार्टी का नेता था? तो आप बोलो ना, आप बताओ उनको सबको। नहीं बताओ, 1 सेकंड रुकिएगा। राजनीतिक बात बोलो भाई, तो राजनीतिक जवाब भी दूंगा। राजनीतिक 1 सेकंड संजय जी, अब 1 सेकंड रुको, जरा इनसे रिप्लाई ले दूंगा। संजय जी 1 सेकंड रुको, दूंगा। सुनिए, बताओ रोहित 20 सेकंड के में रहता हूं, मैं भी जानता हूं कि ये होटल जिस होटल के मालिक को आपने बचाने का काम किया है, जिसको कहा था मुख्यमंत्री ने कि उस होटल को गिरा दो, और वो होटल आज भी टंगा हुआ है। हमें भी पता है कि क्यों टंगा हुआ है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। इसलिए राजनीतिक बात कीजिएगा तो राजनीतिक जवाब ही दूंगा। वो जेल में, मैंने जेल ये भी जाएंगे, जेल ये भी जाएंगे, और जेल से आने के बाद आप यही पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाओगे। एक पे कार्रवाई करोगे क्योंकि वो आपके अपने होंगे, और दूसरा अगर वो विपक्ष का होगा तो उस पे कार्रवाई होगी और आप इनको बचाने का काम करोगे। अगर यही लेवाना होटल वाले लोग समाजवादी पार्टी के होते तो आज वो मैदान हो गया होता, वहां गुल्ली डंडा खेल रहे होते बच्चे। लेकिन क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में फल फूल रहा है,
आ वहाँ जाते कुछ नहीं हैं। होने जा रहा है। यजदान इसलिए राजनीतिक अपार्टमेंट बात जब गिर कीजिएगा रहा तो था, तब आप राजनीतिक ही जवाब के पार्टी दूंगा। के लोग और प्रदर्शन आप कर कह रहे रहे हो थे। सेना बुलाई क्या थी बात आपने, करते हो? सेना का क्या इस्तेमाल किया कल आपने रात में? सेना का इस्तेमाल क्या हुआ रात में? मैं पूछना चाहता हूँ, पूछना आपस में उलझने के बजाय डिबेट आप लोग एक सेकंड रुकिए, आपस में उलझने की आवश्यकता नहीं है। एक सेकंड रुक जाइए। धीरेन्द्र जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्लीज वेट। फखरुल हसन प्लीज वेट, प्लीज वेट, प्लीज वेट, प्लीज वेट। अभी टाइम में दूसरे राउंड का बाकी है। धीरेन्द्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। धीरेन्द्र जी, जो कुछ भी घटना हुई है हजरतगंज के भीतर, ये बड़ी दुखद है और मैं अभी भी हतप्रभ हूं कि इस पर कोई एक स्पेशल ड्राइव क्यों नहीं चला। आप लोग कृपया शांत हो। बीरेन जी बोलेंगे। बीरेन जी गो हेड। देखिए, करीब 24 घंटे के लगभग रेस्क्यू ऑपरेशन चला। एक परिवार से 2 लोगों की मौत हो गई, एक बच्चा अनाथ हो गया और एक बुजुर्ग और एक जवान, सास और बहू, दोनों की मौत हो गई। लखनऊ के इतिहास में इतना बड़ा हादसा कभी नहीं हुआ था और हम चाहते हैं कि लखनऊ के इतिहास में इतनी बड़ी कार्रवाई भी हो कि शायद अभी एक नज़ीर बने। याजदान बिल्डर जो लखनऊ में इन दिनों बहुत चर्चा में है और उसका भाई सायम याजदान और फहद याजदान, इन दोनों ने लखनऊ को लूट लिया एलडीए से मिलकर। अवैध निर्माण, अवैध बिल्डिंगें, ना नक्शा पास है ना कोई। जब जिस बिल्डिंग का नक्शा पास नहीं होता उसकी रजिस्ट्री कैसे हो जाती है, ये बड़ा आश्चर्यजनक है। लोग लखनऊ में आते हैं कि शहरों से कि कुछ अच्छी सुविधाएं महानगरों में वहाँ रहा जाए, किसी तरह का मकान हो जाए, लेकिन मकान ज़िंदगी ले ले, मकान बिल्डर यमराज बन जाए और मकान ताश के पत्तों की तरह ढह जाए, ऐसा मकान की कल्पना लोगों ने नहीं की होगी। लोग फ्लैट में रहने से डरने लगेंगे और प्राइवेट बिल्डरों ने जो हाल कर रखा है। ब्रजेश जी, बेतहासा कमाई ने एलडीए की आंख पे पट्टी बांध दी इनके इंजीनियरों और अफसरों पर। पुलिस भी उसमें बहुत शामिल है। अकूत पैसा है इन लोगों के पास, थाने से भी पैसा ले लेते हैं बिल्डिंग बनवाने के नाम पर। लोगों की हादसे में ज़िंदगी चली गई और जो लोग जिंदा बचे हैं वो भी मृत की तरह ही हो जाएंगे, क्योंकि छोटे बच्चों को देखने वाली उनकी माँ नहीं रही। अफसरों के गुनाह की कीमत जो है वो बेकसूर जिंदगियां चुका रही हो, बिल्डरों के गुनाह की कीमत। और जिस रेरा की हम बात करते हैं वो तो सफ़ेद हाथी है, उसके पास न दांत है न आँख है, कोई उसका आदेश मानता नहीं, उसकी कोई आरसी तामील नहीं होती। रेरा की सैकड़ों आरसियाँ डीएम क्या आज नहीं 10 साल से पड़ी होंगी वसूली के लिए, बिल्डरों से कोई वसूली नहीं हो पाई आज तक। आप देखिए कि फहद याजदान जिसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है, उसने याजदान इंफ्रा कान के नाम से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 2011 में बनाई थी। इसमें 4 लोग डायरेक्टर हैं, जिसमें उसका एक भाई है सायम याजदान और फहद याजदान, ये 2 लोग हैं और 2 बाहर के लोग हैं। इन्होंने पूरे शहर में कुकुर मुत्तों की तरह अवैध बिल्डिंगें खड़ी की, लोगों के जान से खिलवाड़ करते रहे। आज देखिए ब्रजेश जी, ये खाली बिल्डिंग नहीं गिरी, कितने लोगों ने अपने घर में कपड़ा लत्ता, बच्चों के शादी सामान, रुपया पैसा सब, आज लोग खाली एक जो तन पे कपड़ा था, पैर में जो चप्पल था वही बचा, बाकी सब मलबे में तब्दील हो गया, सब मिट गया। घर नहीं है, रात में कहाँ जाएंगे, कहाँ सोएंगे, खाएंगे। अगर लोगों का सहारा ना मिले तो आप सोचिए कि लोग अनाथ हो गए, सड़क पे आ गए, खाने तक की व्यवस्था नहीं है, पूरी गृहस्थी खत्म हो गई। लोगों के घरों में तमाम सामान होते हैं। हाँ, मैं वही अफसोस कर रहा था कि हैदर परिवार में जनाजे कहाँ जाएं, उनके पास तो घर ही नहीं रह गए। भाई हमारे आप यहाँ कोई घटना होती, दुर्घटना होती है, आदमी मरता है, हम उसको पहले अपने घर पे लाते हैं, अपने गांव गिराव में ले जाते हैं, घर पे लाते हैं कि लोग अंतिम दर्शन करें, लोग दुख जताने आते हैं। अब ये सड़क पे रहे, सड़क पे आ गए, ये दुर्भाग्य है। कल दोपहर तक जो जिंदगियां हंसती खेलती अपने परिवार में थी, अपने बच्चों के साथ थी, उनका आज न घर है न ठिकाना है, मौत अलग उनके ऊपर नाच रही है। कितना विचित्र बात है। आप देखिए कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, डीजीपी, मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी, डिप्टी सीएम, तो नगर विकास के मंत्री, सारे लोग लगे रहे, असहाय रहे, मेहनत की। 5 मंजिल बिल्डिंग गिर जाए, 5 मंजिल बिल्डिंग का लिंटर कितना मोटा मोटा, उसको हटाने में आसान नहीं है, फिर भी जीवन बचाए गए, ये बड़ा चमत्कार है। यही आप कह सकते हैं कि जो पाप
इंजीनियर और अफसर मिलकर करते रहे, उनको धोने में हमारे जवानों ने अपनी जान की बाजी लगा दी 24 घंटे में। एलडीए ने तो अपने आप को लूट का विभाग बना रखा है। एलडीए का मतलब है लूट वाला विभाग हो गया, लूट डालो। और आज इसी वजह से ना कोई झील बच रही है, ना तालाब बच रहा है लखनऊ में, ना कोई कब्रिस्तान बच रहा है। जहाँ पा रहे हैं वहाँ बिल्डिंग खड़ी कर दे रहे हैं, औने पौने दाम बेच डालो, ना उसकी रजिस्ट्री। नहीं, खरीदने वालों की भी मति मारी जाती है। भाई थोड़ा दिमाग खोलो, पढ़ो लिखो, समझो कि कौन सी खरीदना है, कौन सी नहीं खरीदना है। थोड़ा समझदारी विकसित करो। बिजली विभाग वहाँ कैसे बिजली दे देता है, कनेक्शन दे देता है, कैसे रजिस्ट्री विभाग उसकी रजिस्ट्री कर लेता है, कैसे अग्निशमन विभाग वहाँ पर एनओसी दे देता है। भगवान जाने सब भ्रष्टाचार के चलते कितने लोगों की और जाने जाएंगी। जी वीरेंद्र जी, लोग अपना जीवन भर की कमाई जोड़कर घर लेते हैं, कोई लोन लेता है, घर गृहस्थी उसके बाद बनाते हैं, एक सुकून की ज़िंदगी अपने घर में फ्लैट में आके जीना चाहते हैं। लेकिन फ्लैट जो है वो सीधे हवाई जहाज की तरह उड़ते गिरो, कोई लाश ना कोई टुकड़ा ना निशानी, कुछ नहीं, सब जलकर खाक, उसी तरह की स्थिति बना दी है जी। अब कमेटी है, FIR है, जांच करेगी। आप देखिए एक चूक हो गई, मेरठ में शाहिद मंजूर के लड़के को तो पकड़ लिया पुलिस ने, और लखनऊ में ना सायम को पकड़ पाई ना फहाद को। हाँ, मेरठ से तो उनको पकड़ लाए, खींच लाए। और जाना भी चाहिए जेल, ठीक है, अपराध किया जेल जाएं, लेकिन ये कब पकड़ा जाएगा? ब्रजेश जी, हमारे यहाँ अफसर, इंजीनियर, ठेकेदार ये सब मिलकर आपदा काल में उत्सव मनाते रहे हैं जी। और इसी का नतीजा है कि आज हम लोगों ने लोगों का दुख दर्द आप देख सकते हैं। ये किसी एक सरकार की हम जिम्मेदारी नहीं कहेंगे, जो भी सरकारें आई शहर बढ़ता गया। कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, सरकार एक एक अधिकारी की निगरानी भी नहीं कर सकती, भ्रष्टाचारी है, तमाम रास्ते खोज लेते हैं। लेकिन दुर्भाग्य का अब अभियान चला दें, अब तो कोई रोक नहीं है। बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर बड़ा मशहूर है, तो चलाएं बुलडोजर। अब सही जगह वक्त आ गया है। याजदान के कम से कम 10-12 अवैध निर्माण है, उसको तो गिरा दें। तमाम सारे लोग प्रमाण लेके बैठे हैं यहाँ डिबेट में, अब तो ये हो जाना चाहिए। जी जी। ब्रजेश जी, गुनहगार वो नहीं है जो कत्ल कर रहा है, गुनहगार वो भी है जो कत्ल करवा रहा है, और गुनहगार वो भी है जो खाली इन सब पर लच्छेदार भाषण दे रहा है। बहुत सारे लोग गुनहगार हैं और रहेंगे, लेकिन इस प्रदेश में और देश में और एलडीए में और पुलिस में और प्रशासन में बैठे हुए अफसर ये जान लें कि जब उनको किसी के दुख से, दर्द से फर्क नहीं पड़ेगा, तो जरा वो एक दिन अपनी चमड़ी की मोटाई नाप लें। क्या उनकी चमड़ी इतनी मोटी हो गई है कि लोगों के आंसुओं से वो कभी जो है नम नहीं होती? ब्रजेश जी, आज आप हिम्मत नहीं कर सकते सिविल हॉस्पिटल में जाने की, वो वहाँ पर लोगों का रोना देखकर, परिवारों का दुख देखकर। बहुत दुखद है, हम लोग गए, हिम्मत नहीं पड़ती। लेकिन पत्रकार को हर चीज़ देखना पड़ता है, डॉक्टर को, जो सार्वजनिक जीवन में, पुलिस वालों को। मैं DGP DS चौहान की बहुत तारीफ करूँगा कि उन्होंने पूरी रात मेहनत की, सवेरे 5-6 बजे तक वो लगातार लगे रहे। मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग करते रहे। सरकार ने अपना काम किया है और अपना NDRF ने और जवानों ने भी अपना काम किया। हादसा तो देखिए कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उसके बाद जो स्थिति बनती है वो रोकी जा सकती है जी। आज बहुत दुखद है, एक बच्चे ने अपनी माँ खो दी, 2 बेटों ने भी अपनी माँ खो दी, और बाप अस्पताल में पड़ा है। तकलीफ बहुत होती है ऐसे मंजर देखकर। अब सजा का लेवल क्या होगा, इसका इंतजार होगा। तो सुनिएगा, जिनकी आज माँ नहीं है जिनके पास, कि एक कमी सी रहती है तेरे पास ना हो के माँ, सब कुछ पा लेता हूँ तेरा प्यार नहीं पा पाता हूँ माँ, पेड़ों की छाँव में बैठ जाता हूँ पर तेरे आंचल का सुकून नहीं पाता हूँ माँ, एक कमी सी रहती है तुझसे दूर हो के माँ। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत भावुक बात आपने कही, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नवीन भटनागर जी का रुख करता हूँ, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। भटनागर जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हों, NDRF कोई गाइडलाइन इशू कर सकता है? आप लोगों को बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए ऐसी हादसे होने के बाद, क्या नहीं करना चाहिए? थोड़ा लोगों के बीच भी अवेयरनेस हो कि अगर प्राकृतिक आपदा में या इस तरह की कभी घटनाएं हो जाएं तो लोगों को सबसे पहला प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए? देखिए, सबसे ज़रूरी है, इसके ऊपर ऑलरेडी SOPs इशू किए गए हैं राज्य सरकारों के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, NDMA के द्वारा,
और इवन नेशनल बिल्डिंग कोड बनाया गया, उसमें भी इंस्ट्रक्शन दी है कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना, डू डोंट सब दिए हुए हैं। लेकिन होता क्या है, जो हमारी एजेंसीज है वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करती हैं, वो इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। क्यों नहीं देती इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन ये अंडरस्टूड है। जबकि आपके जितने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, अब आप बार बार कह रहे हैं कुछ हमारे साथी लोग कि इसमें पुलिस मिली हुई है, पुलिस का इसमें कोई रोल नहीं है बिल्डिंग के अंदर। इसमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का रोल होता है, राज्य सरकार का रोल होता है। क्यों नहीं ये लोग इनिशियल स्टेज पे चेक करते हैं? अब जैसा आपने कहा, तो इसमें 2-3 चीजें हैं। जब बिल्डिंग की एनओसी पहले लेनी चाहिए, ऑडिट होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए। जब ओके हो जाए उसका नींव देखना चाहिए, बिल्डिंग की नींव कितनी मोटाई की है और जितना अपना एरिया है इसके ऊपर बिल्डिंग किस टाइप की कंस्ट्रक्ट होनी चाहिए, सारी चीज चेक करने के बाद ये चीजें चेक होनी चाहिए। लेकिन बड़ा अफसोस की बात है, हमारे हिंदुस्तान के अंदर, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हमारे हिंदुस्तान के अंदर हम लोग ये चीजें नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग काबिल नहीं हैं, हम लोग बहुत काबिल हैं। हमारे पास इंजीनियर्स जितने हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी हैं, हमारे आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स बहुत काबिल हैं। आप उठा मैं के समझ देख सकता हूँ, लीजिए शायद आप रिकॉर्ड। ये कहना चाहते हैं कि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के स्थिति में हम लोग फेल हो जाते हैं। हाँ, बस वो रहे। दूसरा, अब सर्वे नहीं करते, बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद फिर दोबारा ऑडिट होना चाहिए, तब उसके बाद लोगों का परमिशन ये सब करना चाहिए। आपका शुक्रिया और सर। मैं बैंकों डिबेट को को आगे भी- आगे बढ़ाता हूं। मेरे साथ रोहित अग्रवाल मौजूद है। रोहित, अभी संजय चौधरी कह रहे हैं आप तो फोटो खिंचवाते हो पुलिस वालों के साथ, फिर किस आधार पर आप उनको बधाई भी देते हो और अब कह रहे हो कि पुलिस वाले दोषी हैं बिल्डिंग गिर गई तो? संजय चौधरी जी के मानसिक दिवालियापन पे मुझे हंसी आ रही है कि अगर मैं आज एक संजय चौधरी जी के साथी सहकर्मी अमित पुरी जी का निधन हुआ मैं है। उनको भी श्रद्धांजलि हाँ, अर्पित करता हूँ। और बहुत ही उनको- शानदार वक्ता थे और बहुत ही नेकदिल इंसान। हम सब अमित पुरी को बहुत मिस करेंगे। तो संजय चौधरी जी ने मेरी वॉल पे जाके ये भी देखा होगा कि मैंने उनके बारे में भी 4 शब्द लिखे हैं और मैंने लिखा है कि वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने के कुछ चंद नेताओं में से एक थे जो आज नहीं रहे। पुलिस वालों के साथ फोटो खिंचाते नहीं, हो? मैं वही उसी पे आ रहा हूं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी को मैं आईना दिखा रहा हूं तो इसका मतलब ये तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी का हर नेता चोर हो गया। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं सही काम कर रही है तो उनके नेताओं को मैं आईना दिखा रहा हूं। ऐसे ही मैं अगर पुलिस पे आरोप लगा रहा हूं 16 लोग और बच अगर गए, पुलिस FIR लिख ली, नहीं, और क्या करें, वही तो पूछ रहे हैं। अरे तो मैं बता तो रहा हूं भैया, 3000 स्क्वायर फीट के ऊपर 5 मंजिला बिल्डिंग बन गई, बिल्डर एग्रीमेंट पे बिल्डिंग बनी है, जमीन मालिक को गिरफ्तार कर लिया, बिल्डिंग तो बिल्डर ने बनाई है, वो तो भाग रहा है, वो तो भागा हुआ है, उसका जवाब दो ना। संजय चौधरी, ओके, संजय बिल्डर चौधरी ने क्यों नहीं गिरफ्तार किया? 30 सेकंड। अब किस सन में बनी थी? रोहित, अब प्लीज वेट। अब किस संजय सन में चौधरी बनी बोलने थी दो। भाई? समाजवादी पार्टी की अरे सरकार रोहित, में नो, बनी थी, रोहित, पर आप क्या रोहित कर रहे हो? रुको। नहीं रोहित, किस सन में बनी थी? रोहित, प्लीज वेट। बसपा सरकार में बनी रोहित, थी। प्लीज वेट। किस आप सन मेरी में बात सुनिए नक्शा संजय निरस्त हुआ चौधरी, था? कब तक ये भी लड़ोगे इस जरा पे देखो। कि समाजवादी पार्टी की सरकार में लड़ी थी, बनी थी, बसपा सरकार में बनी थी या कांग्रेस की अरे सरकार में आप बनी थी या कल्याण देखो सिंह की मेरे सरकार में भाई। बनी थी, परंतु ये रोहित, बताओ प्लीज वेट। 6 साल से आपकी रोहित, सुन तो सरकार लो है, उनकी बात। दूसरा कार्यकाल रोहित, आपका उनकी है, बात सुननी कब चाहिए तक- आपको। कब तक समाजवादी हुआ? पार्टी और बसपा के ऊपर रोटियां सेकते रहोगे? कब तक सेकोगे रोहित, रोटियां? आपको ये भी तो सुनना जवाब चाहिए दे दो। संजय को। खुद संजय की सुन तो लो, जिम्मेदारी कब लोगे? सुनो फिर 6 जवाब साल दो। में कार्रवाई नहीं पहले कर सुनो पाए। फिर जवाब दो। 6 साल में कार्रवाई नहीं कर पहले पाए, सुनो कब फिर तक जवाब से दो। रोटियां भी सेकोगे? एक ये सेकंड बताओ आप रुको मुझे। तो, पहले उनको बोलने दो। ये संजय जी, गो अहेड, बोलिए। 20 सेकंड ओनली, 20 सेकंड सिर्फ। रोहित भाई, इसीलिए मैं राजनीति की बात नहीं करना चाहता था। राजनीति के ट्रैक पर आप गए थे और आप जाने के बाद अब कड़वा सच सुनना नहीं चाहते हो। यह बिल्डिंग कब बनी, इसका नक्शा कब हुआ और इसका नक्शा कब निरस्त हुआ, और निरस्त होने के बाद उस समय यह बिल्डिंग क्यों नहीं गिराई हुई, यह सवाल आपके सामने नहीं है। पूरी जानकारी है व्यवस्था का इनको, प्रश्न नहीं है। उसके बाद भी बिल्डिंग का संरक्षण कर रहे थे ये। तो पूरी जानकारी है इनको, उसके बाद भी बिल्डिंग का संरक्षण कर रहे थे ये। क्यों किया? आप देखिए, इनको पता है बसपा कार्यकाल में बनी, क्यों नहीं है? इनको पता है बसपा कार्यकाल में बनी, और जो लालजी आपके- टंडन को तो राखी बोलो, पैदा करती थी, बोलो उन किसके बहन काल जी में की बनी? सरकार में बनी। इनको पूरी तो बात पता है ये दोषी बिल्डिंग का कौन है? संरक्षण ये क्यों कहने कर की रहे हिम्मत है थे, तुम्हारी? इसका जवाब मांगिए। ये कहने की हिम्मत आपकी नहीं होगी।
नक्शा कब बना, किसकी जमीन, इसकी जांच हो, जो भी दोषी है जेल भेजो, आरोप प्रत्यारोप जेल कुछ नहीं भेजो। होना। मैं तो शुक्रिया। बिल्डर कहाँ है? फखरुल हसन चांद, अरे भाई बिल्डर कहाँ है? बिल्डर को जेल भेजो ना। फखरुल हसन, खाली जमीन मालिक को जेल भेज दोगे? बिल्डर एग्रीमेंट के ऊपर बिल्डिंग बनी पॉलिटिकल है, पार्टीज को बिल्डर को जेल तो भटनागर, एक भेज दो। सेकंड बिल्कुल रोहित प्लीज, भेजेंगे, रोहित प्लीज, बिल्कुल भेजेंगे, प्लीज। और जब भेजेंगे तो आप ही आओगे उनके बचाने के लिए भेजोगे? सामने। ओके भैया ऐसी Okay. लाशों पे राजनीति हम नहीं थैंक यू करते। रोहित, शुक्रिया। प्लीज कॉपरेट, ऐसी प्लीज लाशों कॉपरेट, के प्लीज ऊपर कॉपरेट। थैंक संरक्षण यू हम नहीं देते। फखरुल हसन, आखिर कार्रवाई से परहेज क्यों आप सब लोग इकट्ठे होइए और इलीगल ड्राइव, इलीगल जो इंक्रोचमेंट है, जो अतिक्रमण है, उन पर कार्रवाई हो। बिल्कुल ठीक बात कही भटनागर साहब ने, आप लोगों में विल पावर नहीं पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन की। नहीं ब्रिजेश जी, हम तो गलत थोड़ी कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। अगर कहीं कोई, हम तो कहते हैं कि अगर कहीं किसी ने गलती की है, किसी ने अपराध किया है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो नहीं मना कर रहे कि जिस बिल्डर ने बनाई है या जिसकी जमीन है उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हमारा तो, हमारे प्रवक्ता, हमारे उसका परिवार पूरा उजड़ गया है, उसका पूरा घर उजड़ गया है। आज मैं जब कब्रिस्तान गया तो उसके परिवार ने जब अब्बास से ये कहा कि आओ माँ के दूध का कर्ज उतारना है और उनसे माफी मांग लेनी है, तो हम लोगों के लिए तो आज आप ये आज आरोप लगा रहे हैं हमारे पे कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनकी जमीन है। अरे हमने तो खोया है, वो नेता अगर हमारे, तो हमने जिनको खोया है वो भी हमारे हैं। हम तब भी आपसे कह रहे हैं कि अगर किसी ने अपराध किया अच्छा, है मैं तो आप उससे सबको एक कार्रवाई बात होनी बताना चाहिए। चाहता हूं कि अकेले लखनऊ में नगर निगम ने पिछले एक साल के भीतर 248 ऐसी इमारतें चिन्हित की हैं जो जर्जर हैं, किसी भी वक्त ढह सकती हैं, गिर सकती हैं, उनका कंस्ट्रक्शन या तो खराब है या बहुत पुराना है, और इनको सिर्फ नोटिस देकर भूल गए हैं। नहीं ये ब्रिजेश जी, बहुत हैरान करने वाली बात है। ब्रिजेश जी, भारतीय मतलब जनता ये पार्टी हतप्रभ करती की, है बात। भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार में बनी हुई जो बिल्डिंगें हैं, अरे किसी की सरकार में बनी हो, कार्रवाई हो, मैं तो सिर्फ एक बात ब्रिजेश कहता भाई, मैं हूं। दूसरी बात कह किसी रहा हूं। की सरकार मैं में दूसरी बात कह रहा हूं। ये जो बात कह रहे थे कि कार्रवाई आपकी सरकारों में हुआ, मैं तो पूछ रहा हूं आपकी सरकारों में उन फाइलों में लिख दिया गया है कि हमने बिल्डिंग अरे सील कर दी गई है। 16 मीटर की चौड़ी सड़क पर 15 मंजिल बिल्डरों के नक्शे पास हैं, अट्टालिकाएं खड़ी हैं। चलो उसी इलाके में आगे बढ़ के देखो, पता चल जाएगा। डीपी सिंह, आप बताओ, ये नगर निगम सिर्फ नोटिस देकर भूल गया। अगर ये 248 इमारत में कोई भी गिरती तो कितनी कैजुअलिटीज आएंगी, और ये खुद नोटिस दिए बैठे हैं, अब भूल गए। देखिए ब्रिजेश भाई, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस तरीके से आपने और आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी ने एक पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए आपने इतने अच्छे अच्छे सुझाव दिए, इतनी जो है सारी बातें कहा। ये राजनीतिक, हम राजनीतिक दल अपने को कोई प्रधान सेवक कहता है, कोई समाज सेवक कहता है, कोई जनता का जो है दुख दर्द बांटने वाला कहता है, पर दुख इस बात का है कि सच्चाई तो ये है वो बिल्कुल उससे इतर रहते हैं। आज जिस तरीके से आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि कौन बिल्डिंग जो है अब अवैधानिक है, कौन सब बिल्डिंग चिन्हित जो है हैं, बस एक उसका ड्राइव चले और इन पर नक्शा कार्रवाई पास हो। नहीं है, सब कुछ चिन्हित है। मगर चिन्हित है और ड्राइव होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। मगर दुख इस बात का आपका है बहुत बहुत धन्यवाद। कि जो नेताओं के आज भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनके जो है ठेकेदार हैं, नेता हैं, और बहुत सारी बिल्डिंगें सब पार्टी में है, सबको जिसको मौका मिलता है अवैध निर्माण करता है, चाहे बीजेपी वाला हो या अपोजिशन वाले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जो वीरेंद्र सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सब ने एक बेहद महत्वपूर्ण सामाजिक मसले पर अपनी अपनी ओपिनियन प्रस्तुत की। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत धन्यवाद। अगली बार प्रॉपर्टी लेते समय दिमाग खुला रखिए, अपनी समझदारी बढ़ाइए और जायज़ बिल्डिंगों के भीतर ही जाइए जिसके कंस्ट्रक्शन ठीक हो, जिसका नक्शा पास हो, जिसकी मंजूरी हो और जिनके पास एनओसी हो। सस्ते के चक्कर में खुद और अपने परिवार की ज़िंदगी को ख़तरे में मत डालिए। शुक्रिया, नमस्कार।